हाँ जी, तो जितने भी क्लास 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए धमाकेदार इंफॉर्मेशन है मेरे पास। धमाकेदार इंफॉर्मेशन ये है कि आपकी जो बुक 2 है उसके अंदर जो चैप्टर्स है वो काफी ज्यादा टेक्निकल है, काफी ज्यादा क्लिनिकल है, काफी ज्यादा टिपिकल है, मतलब दिक्कत आती है उन्हें पढ़ने में, कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, फ्री वीडियोस लेके आया हूं मैं यूट्यूब पर, जिसमें आपको मैं पूरी बुक 2 करा रहा हूँ। आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ऑफलाइन जो क्लासेस हमने बुक 2 की स्टार्ट की उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आपका जो प्री बोर्ड्स आने वाले हैं उसमें मार्केटिंग का चैप्टर भी पूछा जाएगा। मार्केटिंग चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस। तो इस केस में मैं आपके लिए लेके आया हूं न्यू वीडियोस, कंसेप्ट इस तरीके से समझाऊंगा जैसे आपने बिल्कुल भी अभी तक नहीं समझे होंगे। और दूसरी चीज, आपको ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया में ये चीज चैलेंज मार के बोल सकता हूं कि आपको ऐसे नोट्स कहीं पर भी नहीं दिखेंगे जो बिल्कुल स्टडी मैट ओरिएंटेड नोट्स हैं। कीवर्ड्स को हाईलाइट किया गया है और बहुत तरीके से एनसीईआरटी बेस पे ये नोट्स बनाए गए हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे मांग सकते हैं कि नोट्स किस तरीके से मिलेंगे, तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पूरा देखिएगा। अब से रेगुलर आपके लिए मार्केटिंग चैप्टर की वीडियोस आएंगी ताकि आप प्री बोर्ड तक एटलीस्ट मार्केटिंग चैप्टर को आप कंप्लीट कर लें। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी कर सकते हो बढ़िया लगी या नहीं लगी। तो मार्केटिंग चैप्टर आज से शुरू करेंगे, रेगुलर वीडियोस आएंगी कल से। ध्यान रखिएगा, मुझे आप टाइमिंग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से वाले टाइम पे आपके लिए वीडियोस बेस्ट रहती है कि आपको उस टाइम पे अवेलेबल कराई जाए। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो पूरी देखिएगा। मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 1 है ये, कल आएगा लेक्चर नंबर 2। सभी बच्चों का ध्यान इधर। आपके अभी तक के पूरे सिलेबस का सबसे लेंदी और सबसे मजेदार जो कि आज की दुनिया में टिका ही हुआ है वो कौन सा चैप्टर है, मार्केटिंग। तो आपके टेस्ट को पोस्टपोन करते हुए जो कि अब लिया जाएगा सीधा संडे को। संडे को क्या है, मुझे अभी कुछ बच्चों ने बोला कि संडे को ले लेना, अभी जस्ट आज के दिन। शुरुआत कहाँ है, तो संडे है, साल का एंड। तो ना तो शुरुआत टेस्ट से ना एंड टेस्ट से। सोचो मैंने कुछ बोला। टेस्ट अब संडे को भी नहीं होगा, बात खत्म। अब आपका टेस्ट कब होगा ये आपको एक दिन पहले पता चलेगा, संडे तक नहीं है। संडे तक कोई टेस्ट नहीं है आपका, मंडे को भी कोई टेस्ट नहीं है। एक दिन पहले आपको पता चल जाएगा और एटलीस्ट आपको 24 घंटे का समय दिया जाएगा टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। रिवीजन वीडियो मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, सारे रिवीजन आप वहां से देख सकते हैं। केस स्टडी वीडियो भी मैं आपके ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, दोनों। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम पूरा फोकस करेंगे बुक 2 के ऊपर। जरा इधर आ जाइए ध्यान से, जल्दी जल्दी जल्दी, इधर इधर। हम कौन सी बुक पर हैं? बुक नंबर 2 पे। जितनी जल्दी हम बुक 2 को खत्म करेंगे उतनी जल्दी हम कॉम्प्रिहेंशन रिवीजन प्लान शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको मल्टीपल चैप्टर्स को कैसे एक साथ रिवाइज करते हैं, उसमें जो एफिशिएंसी डाउन हो जाती है उसे कैसे बनाए रखते हैं, और किस तरीके से पेपर में जब मल्टीपल चैप्टर्स के क्वेश्चन आते हैं तो अटेम्प्ट करते हैं, वो तैयारी कराई जाएगी आपकी। उसके बाद कोई कंबाइंड टेस्ट लिया जाएगा। स्कूल जैसे सिस्टम मत समझना कि सारे चैप्टर हमने करा दिए और हम सीधा बोलेंगे पूरे सिलेबस का, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले मल्टीपल चैप्टर्स को रिवाइज कैसे किया जाता है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या सॉल्यूशन, वो सब बताया जाएगा आपको। फिर उसके बाद टेस्ट शुरू किए जाएंगे। और आपके टेस्ट जो अब लिए जाएंगे पूरे मल्टीपल सिलेबस के, वो सभी बच्चे पूरे ध्यान से दें। टेस्ट में जो बच्चे मार्क्स लाते हैं वही बोर्ड्स में भी मार्क्स लाते हैं। वो आप पीछे टेस्ट सीरीज के मार्क्स भी लिखे हुए हैं बोर्ड्स पे, और बोर्ड के अंदर जो मार्क्स आए हैं वो भी लिखे हुए हैं। आपको बच्चे सेम ही मिलेंगे, बस पोजीशन चेंज हो जाती है। जो बोर्ड जो इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड था, हो सकता है वो सेकंड चला जाए, हो सकता है वो थर्ड चला जाए। वो डिपेंड करता है 3 घंटे में क्या परफॉर्म कर रहा है। क्या ये बात समझ में है? पक्का? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको आगे आने वाले सभी टेस्ट पे। बुक 2 के अंदर टोटल मिला के कितने चैप्टर्स हैं? 4। पहला चैप्टर 8, 9th, 10th, 11th, 12th। 9 कौन सा था? 9th कौन सा था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 10th कौन सा है? फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। और लास्ट, सुनो जरा ध्यान से,
हमने पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या खत्म कर दिया है? यस। नेक्स्ट जो हम टारगेट कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका 2 क्लास में सारी केस स्टडी एमसीक्यू के साथ खत्म करा दूंगा, तो इसका मतलब ये हमारा ज्यादा बड़ा चैप्टर बचेगा नहीं। तो मेजरली हमारा क्या बच जाएगा फिर? फाइनेंशियल मार्केट। और टारगेट करेंगे हम कि जल्दी से जल्दी जनवरी के अंदर इन सभी को खत्म कर लिया जाए, एक्स्ट्रा क्लासेस रख के। अभी आपके स्कूल भी बंद हो जाएंगे मेरे हिसाब से थोड़े दिन बाद, है ना, हो ही गए होंगे। तो अब मॉर्निंग वगैरह में क्लासेस रख के अब आपकी क्लासेस को अरेंज किया जाएगा। हम आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर का नाम क्या है? मार्केटिंग। मार्केटिंग में देखो कुछ टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पर सामने। पहले क्या लिखा हुआ है? मार्केट। दूसरा क्या लिखा हुआ है? मार्केटिंग। एक होता है मार्केट। मार्केट क्या होता है बताइए? मार्केट एक प्लेस है जहां बायर्स और सेलर्स आके मिलते हैं, तो मार्केट और मार्केटिंग अलग है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? मार्केटिंग। इट इज एक्टिविटी, अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस। मार्केटिंग का मतलब है हम कुछ एक्सचेंज में देंगे, तुम्हें गुड्स देंगे, तुमसे पैसे लेंगे, लेकिन तुम्हारी नीड्स को सेटिस्फाई कर देंगे। जैसे मैं कल एक दुकान के पास से जा रहा था, मोमोज बेचता था, इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, मतलब मेन रोड है वो, फिर भी भीड़ लगी हुई है। क्योंकि क्या कर रहा है वो? एक्सचेंज प्रोसेस। क्या कर रहा है वो? एक्सचेंज प्रोसेस। क्या प्रोवाइड कर रहा है? बदले में वापस क्या मिल रहे हैं? पैसे। इससे क्या हुआ? नीड्स सेटिस्फाई हुई। क्या इससे? किसकी नीड सेटिस्फाई? कस्टमर की या सेलर की? दोनों की। जो सेलर है उसे क्या चाहिए? और जो बायर उसे क्या चाहिए? मोमोज। भूख लगी हुई थी, मतलब फूड वाली नीड उसने सेटिस्फाई कर दी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। फिर आते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट और मार्केटिंग फिलोसफीज। फटाफट से आइए, इसे मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा, जैसे हर एक बच्चे को मैंने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता दिया था पहले ही। ठीक है। मार्केटिंग फिलोसफीज का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कमाने के सभी फर्म्स की टेक्निक अलग अलग होती है। जैसे मैं 2 कंपनी के नाम लेता हूं, मारुति कंपनी और रोल्स रॉयस कंपनी। दोनों क्या बनाती है? कार्स। क्या दोनों के कार बेचना क्या दोनों ही प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है? आंसर इज यस, दोनों ही प्रॉफिटेबल सिचुएशन में। लेकिन क्या दोनों एक ही फिलॉसफी पे काम करते हैं? नहीं। मारुति ये कहती है हमें बजट वाली कार्स बनानी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद पाएं, उससे हम प्रॉफिट कमाएंगे, मतलब हम कम कॉस्ट वाली कार्स बनाएंगे। कौन से कॉस्ट वाले? कम कॉस्ट वाले, हम ऐसे प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन रोल्स रॉयस क्या कहता है? हम औकात से बाहर वाली कार बनाएंगे जो कम से कम लोग खरीद पाए, लेकिन जितने खरीदेंगे उन्हीं से लूट लेंगे सारा। क्या ये बात समझ में आई? तो एक फोकस कर रही है प्रोडक्शन पे, एक फोकस क्या कर रही है? प्रोडक्शन पे, और दूसरी फोकस कर रही है प्रोडक्ट पे। लेकिन क्या दोनों ही प्रॉफिट कमा रहे हैं? आंसर इज यस। क्या ये बात समझ में आई? तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग फिलोसफीज को फॉलो करती हैं, जिसमें से पहला कौन सा है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या कहता होगा? जब भी आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट बनाओगे, कौन से स्केल पे? लार्ज स्केल, तो क्या आपकी कॉस्ट कम होती है या बढ़ती है? बताइए। जो एवरेज कॉस्ट निकल के आती है ना एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की, वो क्या हो जाती है? कम, जब आप बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करते हो। क्या ये बात? जैसे मान लीजिए मैंने कहा सुबह से शाम तक 200 की जगह 400 बच्चे पढ़ने लगे, तो हमारी जो एक बच्चे की कॉस्ट है वो बढ़ेगी या कम होगी? तो 2 तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल, एक होती है फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट, बैग की कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। पहले 200 बैग छपवाने पड़ते थे, अब कितने छपवाने पड़ेंगे? 400। बुक की कॉस्ट, पहले 200 छपवाने पड़ते थे, 400। रेंट नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो क्या होगा कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला के एवरेज कॉस्ट आती है। एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या ये बात समझ? तो मारुति ये कहती है कि हम ज्यादा लेवल पे प्रोड्यूस करेंगे, इससे हम अचीव कर लेंगे कम कॉस्ट, और कम कॉस्ट को इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। और वो ध्यान देंगे कि हम अफोर्डेबिलिटी, क्या बात किस पे ध्यान देंगे? अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। हर जगह अवेलेबल होना। आप आसपास गूगल पे सर्च करिए, पूरे दिल्ली में कहीं पे भी खड़ी होकर आपको 5 से 10 किलोमीटर के अंदर वहां मारुति का शोरूम मिल जाएगा। कहीं पे भी अच्छी से अच्छी मार्केट में चले जाइए, आपको मारुति का शोरूम जरूर मिल जाएगा। और सबसे प्रॉब्लम होती है इनके सर्विस स्टेशन। आप कितनी भी दूर चले जाइएगा इंडिया के अंदर, कहीं पर भी कुछ मिले ना, इंसान मिले या ना मिले, पोस्ट ऑफिस मिले या ना मिले, लेकिन मारुति का सर्विस सेंटर जरूर मिलेगा आपको। जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, उनसे पूछना अपनी फैमिली में कि क्या ऐसा सच में है? आंसर इज यस। क्या ये बात समझ में आती है? तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ड्यूरिंग द अर्लियर डेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। पहले डिमांड ज्यादा होती थी, सप्लाई कम होती थी। सेलिंग वाज नॉट अ, पहले सेलिंग कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी भैया, जिसको भी जरूरत होगी। जैसे पहले गांव में एक ही दुकानदार, लाला जी दुकानदार होते थे, उसी से सब खरीदते थे। जैसे उत्तराखंड वाले बच्चे आसपास के डेट में, अब तो खैर ज्यादा दुकानें हो गई होंगी, लेकिन थोड़े से अर्लियर डेज में जाओगे तो वहां एक दुकान होती थी आसपास के रेंज में, सब उसी से खरीदते हैं। क्या ये बात समझ में? आज भी ऐसा होता होगा, हो सकता है अभी भी वही है। यस। एनीबडी हु कुड प्रोड्यूस गुड्स वाज एबल टू
जो गुड्स बना सकता था वो बेच सकता था, लेकिन क्या आज की डेट में ऐसा है? आंसर इज नो। फोकस और बिलीफ क्या है? प्रॉफिट कुड बी, यानी कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो कंपनी यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की बात करेगी उसका कंसेप्ट क्या होगा? देखिए, प्रोड्यूसिंग होना, बड़े लेवल पे बनाओ। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर अगर 400 बच्चे पढ़ने लगे तो क्या रेंट बढ़ेगा? नहीं। 600 पढ़ने लगे तो नहीं। 800 पढ़ने लगे तो नहीं। रेंट कहाँ बढ़ेगा? मान लीजिए मल्टीपल उसमें अलग अलग बैचेस में पढ़ाने लगे तो क्या रेंट बढ़ेगा? नहीं। तो जितना ज़्यादा हम बना पाएंगे हमारी एवरेज कॉस्ट कम आने वाली है। रिड्यूसिंग एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अर्निंग क्या? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसे बोलते हैं लार्ज स्केल पे कॉस्ट को रिड्यूस करने के कंसेप्ट को इकोनॉमिक्स में बोला जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्केल का मतलब स्केल बढ़ाने से है। क्या ये बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। जब आपके पास ज्यादा स्टॉक होगा तो आप हर जगह अवेलेबिलिटी करा पाएंगे। क्या ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो, ये जो मैंने फोकस और बिलीफ वाले पॉइंट लिखे हुए ना, ये सब आपको केस स्टडीज में दिखेंगे, कोई ना कोई एक पॉइंट जिससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ये कौन सा कंसेप्ट है। इसलिए मैंने सबको स्टार बना के लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ? तो किसी भी कंसेप्ट को अगर आपको पढ़ना है तो स्टार वाले पॉइंट्स पढ़ लीजिए। स्टार वाला पॉइंट, पहला वाला पॉइंट क्या है? लार्ज स्केल पे आप प्रोड्यूस करोगे तो इससे होगा क्या? एवरेज कॉस्ट, नॉट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इससे हम क्या बढ़ाना चाहते हैं? अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। और कहां लाना चाहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन में एफिशिएंसी लाना चाहते हैं। क्या ये बात समझ में? ये पहला कौन सा कंसेप्ट है? प्रोडक्शन। कौन सी कंपनी फॉलो करती है इसको? मारुति फॉलो करती है इसको। फिर आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, कौन सा? प्रोडक्ट कंसेप्ट। ये कहते हैं, कौन कहता है ज्यादा बनाओ, ज्यादा मत बनाओ, अच्छा बनाओ, ज्यादा ना बना के अच्छा बनाओ। क्या ये बात समझ में? अब अच्छा बनाने से इनका मतलब क्या है कि तुम क्वांटिटी पे ध्यान दो या क्वालिटी पे ध्यान दो? क्वालिटी पे ध्यान। अगर तुम्हारी क्वालिटी अच्छी है तो इसकी जगह तुम 10 प्रोडक्ट बेचो, एक प्रोडक्ट बेचो, अच्छा बेचो और उसी में प्रॉफिट मार्जिन ले लो। क्या ये बात समझ में? जैसे कि इसमें कुछ मैंने ब्रांड्स डाले हुए हैं जो इस चीज में बिलीव करते हैं, जैसे कि BMW। अपने घर के आसपास देखिए 10 लोगों के पास तो BMW नहीं होगी, अलग अलग ब्रांड्स की होंगी, लेकिन ऐसा जरूर होगा कि आपको आसपास मारुति की कार्स दिख जाएंगी। क्या ये बात समझ में आई? आसपास का मतलब जैसे मान लीजिए आप 100 फैमिलीज के पास जाएंगे तो जरूरी नहीं है 100 में से 20 के पास आपको BMW दिखे, नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन आपको 20 के पास मारुति या होंडा की कार मिल जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो वो किस पे बिलीव करते हैं? प्रोडक्शन पे। ये किस पे बिलीव करते हैं? प्रोडक्ट पे। जैसे एडिडास, प्यूमा, नाइकी और रीबॉक, ये सब किस पे? ये कॉमन हो गए हैं वो जो खरीदते हैं। अभी हम बोले हम में से कितने लोग नाइकी के ओरिजिनल ब्रांड वाले जूते पहन रहे? पता नहीं, मैं कुछ 200 रुपए वाले पहन रहा हूँ। और आजकल कॉपी तो चल रही है, आपको फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी पता होगी। तो ये लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेचना। जैसे एप्पल कह रहा है मैं अपने फोन का प्राइस रख रहा हूँ 1,50,000 रुपए। बताइए, एप्पल पे पूछ रहा है कि मैं अपने फोन का प्राइस रख रहा हूँ 1,50,000 रुपए। यूएस के जो वहां पर कस्टमर की जो पर कैपिटा इनकम है जो वहां के लोगों की वो ज्यादा है, तो उनके लिए तो आसान है, कोई दिक्कत वाली। इंडिया के हिसाब से बताओ, क्योंकि इंडिया में नॉर्मल गुड्स लग रहा है हमको, लेकिन उतने भी नॉर्मल नहीं है। जैसे हमने जो टॉप ब्रांड्स है ना, उतने भी नॉर्मल नहीं है। अब तो सभी ले रहे हैं ना, एरे गहरे लोग भी ले रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है ना? ठीक है, तो इसकी जगह मैंने, हाँ मैं समझ गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने अपने आप को इंक्लूड कर लिया। अगर हम ले सकते हैं तो फिर तो कोई भी लग सकता है। RR का मतलब क्या है? रोल्स रॉयस। क्या है? रोल्स रॉयस। गुची का कवर। अच्छा, गुची ने एक और घटिया इन्वेंशन की, बताऊंगा अभी। चलो, रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस जो कार है कहाँ बिकती है पता है आपको? इंडिया में रोल्स रॉयस का शोरूम कहाँ है? एक। इसके अलावा पूरे दिल्ली में कहाँ शोरूम है? एक ही शोरूम है, एक ही शोरूम है। और कभी भी इनके रोल्स रॉयस के शोरूम में अगर आप चले जाएंगे गलती से तो जाके देखेंगे कि वहां सब मक्खी मार रहे हैं, सब मक्खी मार रहे हैं, खाली बैठे हैं, पूरा खाली। कुछ बच्चों को मैंने प्रोजेक्ट के लिए भी भेजा था, मैंने कहा वहां पे जाना, जरा फोटो वोटो खींच के आना। खाली बैठे हैं सब, लेकिन फिर भी नहा धो के डेली अपना बिल्कुल कोट पैंट पहन के आते हैं, बिल्कुल सज के, क्योंकि उनको साल में बस 3 ही कार बेचनी है, उन 3 कार से सबकी सैलरी वगैरह सब निकल जाएगा। और मारुति के बराबर प्रॉफिट करती है, लेकिन उससे ज्यादा भी कर लेती कई बार। तो रेवेन्यूज तो बराबर है। क्या ये बात समझ में? एक गाड़ी के बराबर भी, उससे भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, करोड़ों में है, करोड़ों में। तो क्या दोनों का कंसेप्ट अलग है? आंसर इज यस। तो अब आते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट पे। मैं सीधा आता हूं इस पे, फोकस और बिलीफ किस तरीके से बढ़ती है। पहला, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। नीचे मत अरे ना, जब पढ़ा रहा हूं वहां नहीं देखेंगे। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ, जैसे आप देख रहे हो एप्पल को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता जा रहा है अपने कैमरे के डिजाइन को। पहले 2 ऐसे रहेंगे,
पहले ये सीधे थे, फिर ये, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है ना। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। किस पे ध्यान दिया जाएगा? क्वालिटी। और किसी भी प्रोडक्ट पे ध्यान देने का मतलब क्या है यहां पर, ये पढ़िए, फीचर्स, कलर्स, वेरिएंट्स। क्या ये बात समझ में है कि उस प्रोडक्ट के फीचर्स, उस प्रोडक्ट के कलर्स और उस प्रोडक्ट के वेरिएंट। जैसे मैं आज तक भी बहुत ज्यादा मोहित हूं उनकी एडवर्टीजमेंट पे। एप्पल ने एक बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट की, मैं आज तक नहीं भुला पा रहा हूं उसको। एप्पल नाउ अवेलेबल इन ग्रीन ऑल्सो। पूरे उस पे लगाया हुआ था बैनर, पूरे उस पे, मतलब मेन रोड पे पूरे उस पे इतना पैसा खर्च किया उसमें, और क्या बोला? नाउ अवेलेबल ने 50 रुपए का कवर, नेहरू प्लेस स्टोर, ग्रीन का रेड बना दो। इसमें इतना दिमाग क्यों लगाना? प्रोडक्ट तुमने लॉन्च कर दिया, लॉन्च करे हुए 3 महीने हो गए, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि ये वाला प्रोडक्ट अब कौन से कलर में अवेलेबल है? ग्रीन, है ना। क्या ये बात समझ में आई? तो 2 हमने कंसेप्ट पढ़ लिए। पहला कंसेप्ट कौन सा? प्रोडक्शन कंसेप्ट। दूसरा कौन सा? प्रोडक्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट के फोकस और बिलीफ बताइए फटाफट से। प्रोडक्शन कंसेप्ट के सबसे पहला क्या था? फोकस किस पे करते हैं? लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इससे होता क्या है? एवरेज कॉस्ट कम आ जाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट, इससे हम ध्यान देते हैं अवेलेबिलिटी पे और अफोर्डेबिलिटी पे, और डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी लाना चाहते हैं। प्रोडक्ट कंसेप्ट पे जब हम आएंगे, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करता है क्वालिटी पे या क्वांटिटी पे? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस नहीं किया जाता, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हैं, जिससे हमारा तात्पर्य क्या है? किस चीज में? फीचर्स, कलर्स, वेरिएंट्स, इन चीजों में। जैसे फोन के अंदर भी ना वेरिएंट्स होते हैं, 64 GB, 128 GB, 256 GB। इससे अफोर्डेबिलिटी भी देखी कंपनी ने कि महंगा फोन बनाओ लेकिन उसके भी वर्जन होने चाहिए कि यहाँ पर कम जीबी वाला रैम और कम जीबी स्टोरेज वगैरह में इसमें दिक्कत नहीं आती है। तीसरा आते हैं सेलिंग। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है? पढ़िए जरा। बेचते रहो। वो कह रहा बनाना, क्या बनाया, कैसा बनाया, ज्यादा बनाया, वो सब छोड़ो, बस बन गया ना, इसे क्या कर दो? बेच दो। क्या कर दो? इसको बेच दो। अब बेचने के लिए मैं यहाँ पे MI को तो नहीं बोलूंगा ज्यादा, क्योंकि MI की बहुत ज्यादा ऐड नहीं आती है, हालांकि बीच में आने लगी थी। लेकिन जब पहली बार इंडिया में ओप्पो और वीवो आए थे, तो चारों तरफ ओप्पो और वीवो दिखाई देने लगे थे। क्या ये बात आपको पता है? ऐड करने लगे थे ओप्पो, वीवो की शायद ऐड करने लगे थे आमिर खान जी। तो आमिर खान जी की बिल्ली और एक कुत्ता उनके साथ रहता था, और हमेशा कोई क्रिकेट देखता है तो क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद उसमें ऐड आ जाती है। उसमें कोई सीरियल देखता है तो सीरियल खत्म होने के बाद चारों तरफ मतलब ओप्पो वीवो, ओप्पो। कोई मोबाइल शॉप है ना, जो हर एक मोबाइल शॉप के ऊपर आपको ओप्पो वीवो का बोर्ड दिख जाए, खुद ही देके जाते थे, ये लो बोर्ड लगा लो हमारा ओप्पो वीवो का। तो उन्होंने कहा जैसा बन जाए। कह रहा क्या है उसमें? कह रहे नाम क्या रखोगे फिर तुम उसका? कह रहे अभी बताते हैं। ओप्पो F1, ओप्पो F2, ओप्पो F23, स्क्वायर, रूट। समझ ही नहीं आ रहा, मतलब धड़ाके से निकले जा रहे। V सीरीज, S सीरीज, M सीरीज, क्या है इसमें पता नहीं। उसका फोन है, उसमें कैमरा है बस। इसमें VM सीरीज क्या करेगा? जैसे अभी लेटेस्ट कौन सी सीरीज चल रही है ओप्पो में या वीवो में? रेनो और वी R सीरीज चल रही है। आपको पता है ऐसी सीरीज आती है। तो ये कहते हैं भाई साहब आप बस बनाओ और बेचो, बात खत्म। क्या करना है क्या नहीं करना है इससे कोई लेना देना नहीं है, बस जो बन गया है उसे बेचिए। एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक अपनाइए। किस पे ध्यान दिया जाएगा? हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, या सेल पे? सेल पे ध्यान दिया जाएगा। भाई पूरा बेच दो बस। आप फटाफट से आ जाते हैं इस पे। अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग ल्योर कॉक्स द बायर्स टू बाय। अब मैंने यहाँ पर देखो इसको वर्ड लिख दिया, इधर जरा ध्यान से देखिए। ये वर्ड्स लिख दिए मैंने। इनमें से कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में आएगा और आपसे पूछेगा आइडेंटिफाई द फिलॉसफी। तो किसी भी बायर को जो पहले खरीदने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप उसे परसुएड कर दें कि नहीं भाई ये जरूरी है आपके लिए, तो ये कौन सा कंसेप्ट होगा? सेलिंग कंसेप्ट। क्या ये बात समझ? अब इनमें से कोई भी वर्ड आपका आ सकता है। परसुएड का मतलब क्या होता है बताइए? परसुएड करने का मतलब होता है एक तरीके से थिंकिंग चेंज कर देना। क्रिएटिविटी नहीं, थिंकिंग चेंज कर दी आपने एक बायर की। जो पहले कह रहा था कि नहीं खरीदूंगा, आज उसने खरीद लिया है। क्या ये अच्छा सेल्समैन कर सकता है? यस। अच्छी एडवर्टीजमेंट कर सकती है? यस कर सकती है। इन सभी का एक ही जैसा मतलब है। ल्योर और कॉक्स यहाँ पर जो वर्ड मतलब है उसका मतलब ये है कि अपने अकॉर्डिंग आपको उसे झुकाना है कस्टमर को, कि आपके प्रोडक्ट की तरफ वो आए, आप उसकी तरफ ना जाए। क्या ये बात समझ में आए? पक्का मतलब उसे समझा दो ऐसा कि मतलब आप ही का प्रोडक्ट बेस्ट है। जैसे अभी एक लेटेस्ट ऐड आई थी, MI ने ऐड शुरू की थी। वो MI के फ़ोन आने लगे थे, रिंगटोन बजने लगी थी, कभी
डॉक्टर के पास रिंगटोन बज रही है, कहाँ पे सुना है आपने, वो ऐड आई थी, बीच में आई थी बहुत ज़्यादा, हाँ कोर्ट रूम में बजने लगी, सभी के पास किस चीज़ का फ़ोन है, एमआई का। तो एमआई भी क्या ऐसे ही करती है कि क्या नाम है, बस जो बन गया उसे बेचते रहो, इसी तरीके के मॉडल्स बनाती है एमआई भी? आंसर इज यस। कस्टमर वुड नॉट बाय और नॉट बाय इनफ अंटिल दे आर एडिक्वेटली कन्विंस्ड एंड मोटिवेटेड। इस लाइन की हिंदी पूछूंगा मैं किसी बच्चे से, आप बताना, पूरा पढ़ लीजिए पहले। कस्टमर इसमें प्रोडक्ट बाय तब तक नहीं करेगा जब तक वो प्रॉपर्ली कन्विंस नहीं हो जाता कि ये प्रोडक्ट बाकी जो कंपटीटर्स है उससे ज्यादा है। ठीक है, ये बाय वाला पॉइंट बताया। नॉट बाय इनफ का मतलब वो खरीदना नहीं चाहता तो काफी यस। जैसे कभी मॉल के अंदर कूपन सिस्टम सुना है आपने? अभी 2000 से ज्यादा का सामान खरीदो तो आपको 500 रुपए का कूपन देंगे। ये 500 रुपए का कूपन 3 महीने बाद एक्टिवेट होगा, जब तुम अगली बार 2000 का सामान खरीदोगे तब 500 रुपए का डिस्काउंट देंगे। तो टोटल मिला कितने का सामान खरीद लिया? क्या ये बात समझे? दैट इज द पॉइंट ऑफ बाइंग इनफ। इफ द कंज्यूमर इज नॉट बाइंग इनफ, आप कुछ ऐसा करिए जिससे वो इनफ बाय कर ले। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का। तो उन्होंने इंग्लिश में इस बात को लिखा है कि कस्टमर ना तो खरीदेगा और ना ज्यादा खरीदेगा। कब तक नहीं खरीदेगा ज्यादा? अंटिल दे आर एडिक्वेटली कन्विंस्ड एंड मोटिवेटेड। आपको मोटिवेट भी करना है कि नहीं भाई ज्यादा करना है। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट फोकस और बिलीफ क्या है इसमें, वो क्या सोचते हैं कि प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। पहला पॉइंट, यूजिंग एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स, आई एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन। सिर्फ बेचने पे ध्यान दीजिए। क्या ये बात समझ में? पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंस होता है? क्या? डोर टू डोर सेलिंग को पर्सनल सेलिंग बोलते हैं, डोर टू डोर सेलिंग को पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे बताना जरा ध्यान से, मेरा डाउट है, अभी आया था थोड़े दिन पहले ही, एक वेब सीरीज थी कोई, मैं देख रहा था रात के 3:30 बजे। हाँ, कभी कभी जब फर्क ना पड़े तो फिर नींद नहीं आती। तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें बार बार ऐड आ रही थी इसकी, ये कौन सी होती है, लैक्मे है क्या है, नेल पॉलिश, लिपस्टिक्स वगैरह, ये जो नायका। वेब सीरीज छोड़ो आप, जो पॉइंट समझा रहा हूँ वो समझना। मैं रात को 3:30 बजे खुद एक वेब सीरीज देख रहा हूँ ऐसे, हर 20 मिनट के बाद मुझे लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये खरीदो 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 खरीदो। ये पर्सनल सेलिंग है या ये एडवर्टाइजमेंट है? लेकिन वो तो पर्सनल आ रहे हैं मेरे, डोर टू डोर, घर में ही आ रहे हैं, फोन में घुस गए। नहीं, लेकिन मैं बाहर गया ना, वो फिजिकली नहीं आते, वो फिजिकली नहीं आते। जब वो फिजिकली आएंगे उसे बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। हालांकि मुझे डाउट आया था 1 सेकंड के लिए, एक तो मुझे ऐड पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये पर्सनल सेलिंग है। क्योंकि अगर ये पर्सनल सेलिंग है तो बहुत खराब है, क्योंकि जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा है तो उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डालता है, जेंडर में मेल है या फीमेल है, तो ऐड पर्सनलाइज होनी चाहिए। अरे लिपस्टिक ही बेच रहे थे बस, वो लिपस्टिक, नेल पॉलिश, लिपस्टिक 2 बार, इससे मैंने कहा कुछ और ही कम से कम सनस्क्रीन बेच लेते, कुछ और बेच लेते है ना, डार्क सर्कल को हटाने के लिए कुछ बेच लेते बस। नहीं, ऑल, अरे तो मैरिड में तो कौन सा मैं लिपस्टिक लगाऊंगा, शादी होने के बाद मैं लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगाने लगूंगा तो मैं अच्छा, और हाँ मैं समझ गया। और अच्छा, उसके अंदर और भी चीजें थी, ऑल शेड्स ऑफ पिंक अवेलेबल। एक तो पिंक अवेलेबल है, 18 शेड्स। इन्होंने एक गिफ्ट देने का सोचा मुझे जिंदगी में, वो भी कब, जब मेरी शादी हो जाएगी, और वो भी किसी और के लिए। अरे सांप पाल रहा हूं मैं इतने दिन से, नालायक। पढ़िए लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है भाई? इधर इधर, बस बस बस, मुझे खुश नहीं होने की जरूरत, क्योंकि मैं ही नहीं सोच रहा।
बायर्स कैन, हाँ मैंने छोड़ दी वेबसाइट, मैंने गुस्से में छोड़ी थी, हालांकि इंटरेस्ट आ रहा था मुझे, वो सस्पेंस वाली थी। चलो, बायर्स कैन बी मैनिपुलेट, उन्होंने कहा बायर्स क्या है, इन्हें तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, बेच दो बस आराम से। क्या ये बात समझ में आई? जैसे लेज ने चिप्स बेचना शुरू किया, उन्होंने कहा एक फेस लगा देते हैं इसके पैकेट पे, फिर सब लगाने लगे, खरीदने लगे, ट्रेंड बन गया, बिक गया वो। क्या ये बात समझ? उन्होंने कहा बायर क्या चीज, उन्हें तो परसुएड किया जा सकता है, बायर तो बेवकूफ है। ऐसा कुछ कंपनी सोचती है, तो जो कंपनी ऐसा सोचती है वो उसे सेलिंग कंसेप्ट बोलते हैं। कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं? सेलिंग। कह रहे बस बेच दो, आप बेचना आना चाहिए आपको, कुछ भी खरीद लेते हैं इंडिया के लोग। जैसे आज की डेट में ना जो फूड वाले जो बिजनेस चलाते हैं, उन्होंने सोचा है कुछ भी, मैगी कौन सी वाली मैगी, किस तरीके से, चॉकलेट मैगी, आइसक्रीम मैगी, कोको कोला मैगी, मिरिंडा मैगी, पता नहीं क्या क्या, कुरकुरे मोमो, हाँ कुरकुरे मोमोज, वो तो बढ़िया भी होते हैं खाने के लिए, लेकिन सोच है ना इंडिया के अंदर भाई आज की डेट में, सुनो जरा ध्यान से तुम, बस आप आलू उबालिए, थोड़े से आलू उबालने आने चाहिए आपको, उसे मिक्स करना आना चाहिए, मसाला वगैरह, प्याज काटनी आनी चाहिए, थोड़े बहुत कुछ भी मिक्स करके दे दोगे भाई साहब, ये नया है बस। उसमें दो चीजें अलग हैं, पनीर वाला चाहिए तो 2 रुपए का पनीर डाल दो उसमें, और रेट बढ़ाना 50 रुपए से, पनीर डालोगे 2 रुपए का, और रेट बढ़ाना 50 रुपए, पनीर वाला या प्लेन वाला। क्या ये बात समझ में? तो इसे बोलते हैं कौन सा कंसेप्ट है? सेलिंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं? सेलिंग कंसेप्ट। अब आया फोर्थ, जिसके लिए पढ़ाया जा रहा है, मार्केटिंग कंसेप्ट। पहले मैंने इसके अंदर OnePlus लगाया, तब मैं इसे चेंज करके एप्पल कर दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहता है पहले आप कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करिए। ये सब बकवास कंसेप्ट, वो कह रहा है पहले ज्यादा बनाओ, दूसरा कह रहा बढ़िया बनाओ, अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन वो बात सही थी, अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट क्या है ये पहले जिनके लिए बना रहे हो उनसे तो पूछ लो। अब पेरेंट्स कह रहे हैं हम तुम्हें एक बेस्ट लाइफ दे रहे हैं, क्यों? अच्छा खाना दे रहे हैं, तोरी, घिया, दाल, है ना, रोटी, टिंडे, ये हम तुम्हें बेस्ट लाइफ दे रहे हैं, जितना हो सकता है, जितनी हमें भी नहीं मिली थी, साग, है ना, जितनी हमें भी नहीं मिली थी। क्या ये बात समझ में? आज की डेट में तुम्हारे पास वेडिंग में पहनने के लिए कम से कम 2 से 3 जोड़ी कपड़े हैं, जबकि हमारे टाइम पे वो बोलते होंगे कि एक ही जोड़ी कपड़ा होता था और सभी वेडिंग्स में उन्हें यूज करते थे। सुनो जरा ध्यान से, तो वो तो अपने अकॉर्डिंग आपको बेस्ट दे रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। ये पूछो कि जिसको दे रहे हो उसे बेस्ट क्या चाहिए। उसे चाहिए कि जो रात को चिक चिक करते हो ना, फोन रख दो, फोन, ये मत करो, एक टाइम में खाना मत दो एक बार के लिए, ये जो डेली की चिक चिक है, एक तो ये बंद करो। दूसरा, हर संडे घुमा ले जाओ मैं, और तुम नहीं ले जा सकते, तुम्हारे बस की नहीं तो हमें जाने दो, पैसे भी नहीं मांगेंगे तुमसे। और बताओ, तो जिसके लिए कर रहे हो उससे पहले पूछना चाहिए। ये कहता है मार्केटिंग कंसेप्ट। ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? मार्केटिंग कंसेप्ट। क्या ये बात समझ में? वो कहता है पहले कस्टमर को ढूंढो कि कौन से कस्टमर के लिए सामान बना रहे हो, उस कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को पहचानो, उसके बाद प्रोडक्ट को डेवलप करो, उसको सप्लाई करो और उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करो, तब आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहले मेरी बात समझ में आई? पहले किसको ढूंढो? कस्टमर। अब मान लीजिए मैं कहूं कि कस्टमर्स हमने आइडेंटिफाई किए, क्या नाम है, एज ग्रुप 14 से लेके 25, और प्रोडक्ट क्या था? मैनी पोको पैक्स। जो भी है, हाँ, अब वो छोटे बच्चे के डायपर्स होते हैं, तो पहले ये तो देख लो किसके लिए बना। वो कह रहे हैं अच्छा हम तो फिर अपने कस्टमर से पूछने जाएंगे, भाई साहब को कैसे पसंद है, बुलाओ जरा एक 5 महीने के बच्चे को, बताओ भाई तुम्हारे, हाँ जी, नहीं ऐड नहीं आई थी, ये तो हमने बहुत रिसेंटली परचेज की है ना घर में, तो पता चल जाता है। अब तो थोड़े दिन बाद ये भी पता चल गया था कि उल्टा सीधा पहनाने का कोई कंसेप्ट नहीं था, उसमें लिखा होता है लेफ्ट और राइट, आगे पीछे नहीं, सॉरी फ्रंट और बैक, लेफ्ट राइट कह रहा हूँ, फ्रंट और बैक। अब 4th पॉइंट पे आते हैं। देखो इस पूरे चैप्टर का नाम क्या है? मार्केटिंग। क्या नाम है? मार्केटिंग। और ये कौन सा कंसेप्ट है? तो ये तो बेस्ट होना ही था। क्या ये बात समझ में? तो देखिए क्या कहते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिकम द फोकल। फोकल का वर्ड का मतलब है यहाँ पर मेन पॉइंट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग। पूरा जो कंसेप्ट है वो किसके बेसिस पे चला जाएगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। क्या ये बात समझ कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्री रिक्विजिट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, इट इज टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर नीड्स। जैसा कस्टमर को चाहिए वैसा प्रोवाइड करना, जैसा कि नोकिया नहीं कर पाया, ब्लैकबेरी नहीं कर पाया। एक टाइम पे ब्लैकबेरी के फोन एप्पल जैसे स्टेटस प्रोवाइड किया, एप्पल से भी ज्यादा स्टेटस प्रोवाइड करते थे, लेकिन आज की डेट में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। क्या ये बात समझ में? कंपनी तो जिंदा है ना, लेकिन कंपनी तो जिंदा है, लेकिन क्या कोई फोन खरीद रहा है उसके? नहीं। तो वो किसके अकॉर्डिंग नहीं चले?
कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं चले। नोकिया फिर भी थोड़ा बहुत कम बैक कर रहा है, लेकिन वो अब बहुत पीछे जा चुका है। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट फोकस और बिलीव क्या है। पहले क्या करो, टारगेट कर लो, ऑडियंस कौन सी है आपकी। क्या ये बात समझ में? जैसे मैं आपसे बोलूँ कि अगर टारगेटेड ऑडियंस आपकी एज ग्रुप 16 से लेके 22 के बीच में है और क्लोथ वाला ब्रांड मैं बना रहा हूँ, तो मुझे बताइए मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा ऐसा जो मुझे समझ में आ जाए। ग्राफिक्स, उस पे टी शर्ट्स पे क्या प्रिंट हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वालिटी के अलावा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा क्वालिटी नहीं देखते, वो कहते हैं यहाँ पर द बॉयज़ लिखा है हम खरीद लेंगे, है ना। एक बहुत ज़्यादा चला था जिससे तो मुझे हर बार गुस्सा आता है, वो कहता अपना टाइम आएगा। छपरी ही है वो जो पहनते हैं, लगते नहीं है, अपना टाइम आएगा, है। बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलो छोड़ो, पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। टारगेट पहले क्या करेंगे, टारगेट पहले क्या करेंगे, टारगेट। तो आपसे मैंने पूछा, मैंने कस्टमर बता दिया आपको 16 से लेकर 22 एज ग्रुप वाले हैं, तो आपने टारगेट कर लिया। तो आपने कहा ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मैसेज उसके अंदर लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो प्रिंट हो जाता है, एक चीज। इसके अलावा कलर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कलर कैसे होने चाहिए, जो कैसे नहीं होने चाहिए। बहुत ब्राइट नहीं होने चाहिए, बहुत डार्क नहीं होने चाहिए। लेकिन मैंने आजकल लोग देखे इतने ब्राइट कलर्स पहनते हैं, उस पे ऊपर से फिर रेड शूज। छी, नियॉन कलर, यस, हाँ नियॉन कलर, छपरी कलर घोषित कर दिया। येलो कलर, कलर का ध्यान रखना चाहिए। क्या हमें मल्टी कलर्स यूज करने चाहिए या सिंगल कलर होना चाहिए? पहले तो मुझे ये बताओ, कैसा कलर होना चाहिए? सिंगल। मल्टी भी अच्छा, लेकिन मेजोरिटी और मल्टी भी मिक्स करना आना चाहिए। अब पता चला एक लाल एक हरा, है ना। गुच्ची गुच्ची कुछ नहीं है। चलो सेकंड समझ में आया। सेकंड कौन सा है? नीड्स एंड वांट्स, की कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या है। कस्टमर क्या चाहता है 16 से लेके 22 एज ग्रुप वाला, कि 5 साल तक कपड़ा चले, नहीं दिखने में अच्छा हो और जिस समय पहन रहे हो उस समय बढ़िया लगे, ट्रेंड वाला हो। क्या ये बात समझ में? पहले वाले लोग थे जो पहले खरीदते थे कि क्या नाम है, बच्चा कितने साल का है, वो साल ही झूठ बता देते थे। तो सेम ही होता था कि पहले एक साइज बड़ा लेना है, अब ओवर साइज लेना है। अब ओवर साइज का तो ट्रेंड आ गया। अब ये ओवर साइज का ट्रेंड ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ये ट्रेंड तो चलता आएगा, चला जाएगा। जैसे पहले नैरो बॉटम जींस वाला ट्रेंड आया था, अब वो बेल बॉटम वाला आ गया, तो ये ट्रेंड है, बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। लेकिन जो पहले कंसेप्ट चलता था ना कि 5 साल के बच्चे को लेके जा रहे, कह रहे 8 साल के बच्चे कपड़े दिखा दो, क्या ये बात है? लेकिन ये ओवर साइज वाले रिपीट नहीं करते ना 3 साल बाद। ओवर साइज वाले इसी सीजन में, अगले सीजन में, बस उसके बाद बच्चे रिपीट नहीं करेंगे। पेरेंट्स चाहते थे 3 साल तक बच्चा पहने, और फिर उसके बाद अचीवमेंट भी दिखा दी। देखा ये 5 साल पहले खरीदी थी हमने, आज तक चल रही है, कि पहनेंगे नहीं तो चलेगी भाई, नहीं पहन रहे हो। हमने 1 साल पहले कोई टी शर्ट खरीदी, 50 बार पहन ली, चल गई, हो गए पैसे वसूल। तुम कह रहे हो रखे रखे बहुत अच्छी लग रही है। चलो थर्ड पॉइंट, पहले टारगेट कर लिया मार्केट को, दूसरा कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या डेवलप कर रहे हैं बताओ जरा? प्रोडक्ट। क्या डेवलप कर रहे हैं? प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में सेटिस्फाई करेंगे उनकी नीड्स को, और लास्ट में क्या कमा लेंगे? प्रॉफिट। जल्दी से बताइए मुझे पॉइंट। पहला टारगेट करेंगे मार्केट को और कस्टमर्स को। आपके टारगेट मार्केट कौन से वाली है? दूसरा नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करेंगे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स की। तीसरा डेवलपमेंट, किस चीज की? प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। फोर्थ पॉइंट सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, और लास्ट अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग द नीड्स। यही इसका मेन उद्देश्य था। अभी तक चारों वालों में कोई कंफ्यूजन है या बिल्कुल अलग है? सभी अलग है, बिल्कुल सभी के कीवर्ड्स अलग है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट, क्या है ये? सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि जो फोर्थ वाली बात है वो बेस्ट बात है, अगर आप इसमें थोड़ा सा और तड़का लगा दें। तड़के का मतलब समझते हो? जैसे कुछ लोग होते हैं घर में जिन्हें कुछ ना कुछ अच्छा बनाना आता है, तो कोई प्लेन भी बना के दे देना कुछ, उसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर से पता नहीं क्या मिर्च मसाला डाल के उसे बेस्ट बना देते हैं। उन्होंने प्लेन चावल दे दिए, उसका भी कुछ ना कुछ बना देंगे। खाली प्लेन चावल दे दो बस उनको बने हुए, उसमें भी पता नहीं क्या बना देंगे। ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया? मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ाया। क्या पढ़ाया? मार्केट। उन्होंने कहा तुम इसे बेस्ट कह रहे हो ना, रुक जाओ अभी मेरा थोड़ा सा तड़का लो। तड़का उन्होंने ये कहा कि आप पहले टारगेट मार्केट करो। क्या सुनी सुनी बातें लग रही है? यस। फिर नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो, ये भी सुनी सुनी बातें लग रही है। फिर प्रोडक्ट को डेवलप करो, फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और फिर प्रॉफिट। क्या ये सारी बातें सुनी सुनी लग रही है? इन सभी को करते हुए सोसाइटी एट लार्ज का भी ध्यान रखना, बस। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। कौन सा कंसेप्ट? तो इसका मतलब आपका ऑप्शन गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। जैसे ही बच्चा क्वेश्चन पढ़ेगा आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड वांट्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तुरंत आंसर क्या लगाएगा? मार्केटिंग। लेकिन कहीं पर भी आपकी अवेयरनेस, आपकी कंसर्न अगर दिखाई गई किसके टुवर्ड्स? सोसाइटी के टुवर्ड्स। जैसे एशियन पेंट, जो भी उनके प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं वो लीस्ट अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन देते हैं,
पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स को फॉलो करते हैं। क्या ये बात समझ आती है? तो फटाफट से पढ़िए सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। जैसे कि सोसाइटल पतंजलि, हाँ हटा देना चाहिए वैसे मुझे अब, पर फिर भी मेजॉरिटी पार्ट ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ों को देख के ही हमें हटा देना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी है। क्या चीज़ है? मामी सॉरी बच्चे लिखवाते हैं नालायक। बुक में तो नहीं लिखा हुआ आपके? बहुत बढ़िया। मामा अर्थ, मामा अर्थ क्या है बताओ? स्किन केयर, उसमें बच्चे के प्रोडक्ट मिलते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं? चलो हम वापस आ जाते हैं, किसके भी मिलते हो आ जाइए वापस। एनी एक्टिविटी विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स बट इज डेट्रीमेंटल या फिर अगेंस्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज कैन नॉट बी। जस्ट बिकॉज वो तुम्हारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब क्या तुम इसे प्रोवाइड करोगे? तो ड्रग्स का बिजनेस सबसे बेस्ट। सबसे ज्यादा नीडी कौन लोग होते हैं? जो लोग ड्रग्स यूज करते हैं सबसे ज्यादा नीडी होते हैं। एक बार को भूखस हो जाएगा व्यक्ति, लेकिन क्या बिना ड्रग्स लिए जिसको आदत है क्या वो बिना ड्रग्स के सो पाएगा? नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे कुछ लोगों के लिए जिनके भी मदर या फादर यूपी से बिलोंग करते हैं, तो जो आज की सर्दियों की डेट में उनके लिए जो चाय है वो ड्रग है। यूपी से किस किस के पेरेंट्स हैं? मदर या फादर कोई भी? स्पेशली मदर, दोनों है? 1 2 3 बस। और तुम ही यूपी के हो? घर वाले कहाँ के हैं? तो तुम यूपी? अच्छा वो शिफ्ट हो गए थे, ठीक ठीक, कोई नहीं वापस। तो चाय का मतलब ऐसे सिस्टम चलता है सर्दियों के अंदर कि थोड़ी चाय बना लो और थोड़ी ज़्यादा बनाना। पहली वाले में पियेंगे, थोड़ी सी कमी निकालेंगे, इसको दोबारा गर्म करके लाओ, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी पत्ती, बस बाल्टी भर के बना लो एक बार। ये बिल्कुल त्योहार की तरह है, समझ रहे हो? वैसे लड़ते रहेंगे पूरे दिन मम्मी पापा, लेकिन जैसी चाय की बारी ले आओ, पीते पीते भी लड़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन चाय को ऐसे लेके चलेंगे पता नहीं ये चाय है, वरना तो डाइवोर्स हो चुका होता अभी तक। क्या ये बात समझ में आई? स्पेशली सर्दियों की बात कर रहा हूँ, उसमें उन्हें बहाना मिल जाता है कि भाई बाहर बहुत, पता है तुम्हें कितनी ठंड है, बना लो जल्दी। चलो नेक्स्ट पे आ जाए। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट एज सप्लीमेंटेड बाय द कंसर्न फॉर लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। क्या ये बात समझ में आई कि सभी चीजों को ध्यान में रखना है आपको सोसाइटी के बारे में? फॉर एग्जाम्पल कंसर्न फॉर एनवायरमेंट, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, डिफोरेस्टेशन और इन्फ्लेशन। क्या ये बात समझ में आई? इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आप ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हो जिससे अननेसेसरी आपका प्रोडक्ट महंगा हो रहा है। तो क्यों करना है ऐसा? जो मारुति है वो भी तो वही करती है कि अफोर्डेबल है। महंगा कहाँ हो रहा है? अफोर्डेबल कंसर्न दिखा रही है ना वो इन्फ्लेशन को लेके, तो सही कर रही है वो बिल्कुल, है ना? ये हमारी कितनी फिलॉसफीज हो गई? 5। पहली फिलॉसफी बताओ कौन सी है? कौन सा? प्रोडक्शन कंसेप्ट। किस चीज पे फोकस करता है? क्वांटिटी पे। किस चीज पे? क्वांटिटी या फिर लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जिससे क्या कम हो जाती है? एवरेज कॉस्ट। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। किस पे ध्यान देते हैं? अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। और किस चीज को ठीक करना चाहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ये पहला वाला कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट कौन सा? वो किस पे फोकस करते हैं? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस करने का मतलब क्या है? फीचर्स, कलर्स, वेरिएंट्स एक्सेट्रा, ठीक है, या यूसेज वगैरह। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट सेलिंग कंसेप्ट। तीसरा पॉइंट कौन सा है? सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है बताइए? क्या कस्टमर खरीदेगा? नो। क्या कस्टमर ज्यादा खरीदेगा? नो। तो कस्टमर वुड नॉट बाय और नॉट बाय इनफ अंटिल ही इज कन्विंस्ड और मोटिवेटेड। जब तक उसे कन्विंस या मोटिवेट नहीं किया जाएगा तब तक वो नहीं खरीदेगा। उसे ऐसा लगता है कि कस्टमर को परसुएड किया जा सकता है अपने भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। क्या ये बात समझ में आई? तो आप किस पे ध्यान देंगे? व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू सेल। हाउ टू सेल, इस पे चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तीसरा समझ में आया आपको? फोर्थ बताइए कौन सा कंसेप्ट? मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट 5 चीजों पे ध्यान देता है, जिसका मेन पॉइंट क्या है ये बताओ? मेन पॉइंट, एक चीज जिससे समझ में आ जाए, किस पे पूरा फोकस रहेगा उनका? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जैसे प्रोडक्शन में आप बोलोगे ना लार्ज स्केल प्रोडक्शन, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे। क्या ये बात समझ में? तीसरा सेलिंग, किस पे? एग्रेसिव सेलिंग पे ध्यान रहेगा उसका।
फोर्थ पॉइंट पे किस पे पूरा फोकस करोगे? कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेन फोकस पॉइंट है इसमें। क्या ये बात समझ, जिसको 5 बिंदुओं से आधारित किया गया है। पहला टारगेट मार्केट, दूसरा नीड्स एंड वांट्स, तीसरा डेवलपमेंट, चौथा लास्ट प्रॉफिट। ठीक, लास्ट कौन सा है? सोसाइटी। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट, और इसमें ध्यान दिया जाता है सोसाइटी एट लार्ज और लॉन्ग रन में सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज किया जाए। क्या ये बात समझ आती है? ठीक। अब जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो अब ये चैप्टर किस दिशा में जा रहा होगा? 4 P's की दिशा में। किस चीज की दिशा में जा रहा होगा? 4 P's। 4 P's का मतलब 4 चीजें: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। क्या ये बात समझ? अब इस चैप्टर का थोड़ा सा मैं आधार समझा देता हूं मैं आपको। क्या हमने फिलॉसफीज पढ़ ली हैं? चैप्टर जब शुरू किया था हमने, तो क्या हमने फिलॉसफीज पढ़ ली हैं इसकी? यस। अब आते हैं कौन सी चीज पे, बताइए? अब आते हैं 4 P's पे। इसे मैं अगली क्लास में कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूं इस चैप्टर में हम कहीं खो ना जाएं। 4 P's के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब इससे कुछ डिसीजन है, इससे रिलेटेड मैं नीचे ही दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट के रिलेटेड 3 डिसीजन है जो हमें पढ़ने हैं: ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। जब ये सारी चीजें प्रोडक्ट के बारे में आ जाएंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे? प्राइस, कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने से पहले कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है, फिर उस पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? प्लेस। ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं, बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। और लास्ट क्या आएगा? प्रमोशन। तो हम कोशिश करेंगे। आज कौन सी तारीख है? सभी के स्कूल बंद हो गए हैं? चलो इसे बंद कर दो एक बार, फिर मैं बताता हूँ कब